बड़ी खबर से कर लेते हैं शुरुआत। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर हल्ला बोला है। महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है, ये कांग्रेस का कहना है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम करे सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है। लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाने में लगी है सरकार। जरूरत की चीजों पर जीएसटी की दरें कम होनी चाहिए, तभी आम आदमी की जेब पर, आम आदमी की रसोई पर मार नहीं पड़ेगी। बीजेपी भगाओ देश बचाओ, इस तरह के पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट के साथ में। और आप ये भी देखें कि किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है कि प्रतीकात्मक तरीके से सिंबल में अपने कटआउट लगा अपने साथ में लिए हुए हैं जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है। और इनका यह कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर यानी एलपीजी से लेकर के पीएनजी तक, पेट्रोल से लेकर के डीजल तक, आम आदमी की जरूरत से लेकर के थाली तक, हर किसी पर बढ़ती कीमत की मार पड़ी है। जरूरत की चीजों पर जीएसटी कम करे सरकार। मोदी और महंगाई दोनों देश को मार रही हैं। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतें बजट बिगाड़ गई और बाकी कुछ बचा था तो महंगाई मार गई। अच्छे दिन तो आए नहीं, महंगे दिनों ने देश के जनता का बजट जरूर बिगाड़ दिया। साथियों, सच्चाई यह भी है कि एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ बेरोजगारी की धार। पहली बार इस देश में वर्षों के बाद बेरोजगारी की दर 8% को पार कर गई है। नौकरियों में नौकरियां जा रही हैं, 4 करोड़ के करीब रोजगार अकेले लॉकडाउन में चला गया। तो महंगाई, बेरोजगारी, जाती नौकरियां और घटती तनख्वाह, चौतरफा मार हिंदुस्तान की जनता पर पड़ी है। और इसीलिए किसी ने कहा कि मोदी और महंगाई दोनों ही देश की जनता के लिए हानिकारक हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी ग्रुप की कल बैठक है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। कांग्रेस लोकसभा में पार्टी का नेता बदल सकती है, यानी अधीर रंजन चौधरी को बदला जाएगा। शशि थरूर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई सबसे आगे हैं। लोकसभा की टीम में दूसरे बदलाव भी संभव हैं, इस तरह की खबरें कही जा रही हैं। अब 3 तस्वीरों में आप ये देखें कि नाम कौन कौन से चल रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं शशि थरूर, उनका नाम सामने आ रहा है, मनीष तिवारी और इसके अलावा गौरव गोगोई, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की जगह ये लोग लेंगे। अधीर रंजन चौधरी, जिनके बारे में हमें और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की हार के बाद जम करके आला कमान से लेकर के और बाकी कांग्रेसियों पर उन्होंने निशाना साधा था। अब यह कहा जा रहा है कि लोकसभा में नेता के तौर पर इन तीनों में से कोई एक नया नाम होगा अधीर रंजन चौधरी की जगह। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ में मीटिंग की है। नॉर्थ ईस्ट में कोरोना के हालात पर समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हिल स्टेशन पर भी भीड़ उमड़ना चिंता का सबब है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव आएगी नहीं, लापरवाही की वजह से हम ही लेकर के आएंगे। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को, जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात बोली है। वो 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है।
और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। कोरोना से मौत के आंकड़े में बहुत बड़ा उछाल आया है। एक दिन में कोरोना से 2000 से ज्यादा मौत, लेकिन ये हुआ क्यों, ये भी जाने आप। एमपी में मौतों का बैकलॉग डेटा जोड़ने से ये आंकड़ा बढ़ा है। 24 घंटे में कोरोना के 30,818 नए मरीज सामने आए हैं। लेकिन हाँ, मौत का आंकड़ा इसलिए क्योंकि एमपी सरकार का ये बैकलॉग था। मौत का बैकलॉग जुड़ने की वजह से ये आंकड़ा 24 घंटे में मौत का बढ़ा है। अब मेरे दाएं और बाएं आपको जितनी तस्वीरें चार नजर आ रही हैं, देश में कोरोना की रफ्तार को धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पूरी रफ्तार से। लोग हैं कि मानते नहीं, कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे। सड़कों, बाजारों, मॉल्स में फिर से भीड़ लगने लगी है। इतना ही नहीं, टूरिस्ट स्पॉट पर सैलानियों का गदर मचा है। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और ना ही कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हैं। रेलवे स्टेशन हो, मेट्रो हो, बस अड्डा, लोगों की भीड़ का आलम क्या है, इन चार तस्वीरों में आप देखें। एक दूसरे से बिल्कुल चिपके चल रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे ना, वो दिन दूर नहीं जब थर्ड वेव के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे और मजबूरन सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बाजारों में किस तरह से सरोजनी नगर, मंदिर मार्ग, दादर मुंबई, नैनीताल उत्तराखंड, हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ का रुख करने में लगे हैं। पहाड़ पर जितनी भीड़ है उतनी ही लापरवाही है। सरकार प्रशासन के सख्त कदम उठाने के बावजूद नैनीताल, मनाली में लोगों की लापरवाही जारी है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, न ही मास्क पहनने की मुस्तैदी। हालांकि प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि सरकार समझा रही है, खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। नैनीताल में गाड़ियों की बेरोक-टोक एंट्री बंद हो गई है। लोगों की तादाद कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असर नहीं। हिमाचल के मनाली में लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि वो कोविड के नियमों का पालन कर ही नहीं रहे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को लगा है बड़ा झटका। साइड इफेक्ट को लेकर अमेरिका ने दे दी चेतावनी। नर्व डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है इस वैक्सीन से, यह चेतावनी दी गई है। अब तक 100 केसेस में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मिला है। वैक्सीन सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम की जांच में यह खुलासा हुआ है। नर्व डिसऑर्डर बढ़ सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को यह बड़ा झटका लगा है। यह अमेरिका की तरफ से यानी यूएस की तरफ से यह बात कही गई है। जनसंख्या नीति के विरोधियों पर भड़क गए संगीत सोम। कहा कि बच्चे पैदा करने के अलावा भी खुदा की कई देन है। मौलाना देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। संगीत सोम बोले आगे, जनसंख्या देश के लिए कलंक है। बढ़ती आबादी महामारी की वजह बनने जा रही है, यह संगीत सोम ने कहा है। सुनिए। कानून और कंट्रोल जरूर होना चाहिए, कानून आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इसके पहल करी है। हम अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद बोलते हैं कि जिस तरीके की पहल आपने की है, आप बधाई के पात्र हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह की देन बहुत कुछ है, केवल बच्चे पैदा करना ही अल्लाह की देन नहीं है, बाकी कुछ मांगे। योगी की नई जनसंख्या नीति पर राजनीति शुरू हो गई है, बल्कि जनसंख्या नीति नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इसे लेकर के राजनीति है। समाजवादियों ने निशाना साधा है, वहीं सरकार ने पलटवार भी किया। 4.5 साल से क्या ये समझ में नहीं आया था। जनसंख्या का कानून लेके आएंगे, फिर इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की आबादी एक इतनी बड़ी जनसंख्या एसेट भी है। दुनिया में जब मंदी आती है, हिंदुस्तान में मंदी क्यों नहीं आती? जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक या सियासी तड़का न देश के हित में है और न ही समाज के हित में है। और कोई भी देश बेतहाशा बेरोक टोक जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्या है ना, पहले तो 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने नई जनसंख्या नीति को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी अगले 9 साल का टारगेट क्या है जनसंख्या को लेकर के। लेकिन वहीं पर जो राज्य का विधि आयोग है यानी लॉ कमीशन, उसने वेबसाइट पर एक मसौदा डाला और कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए या फिर नहीं, और इसे लेकर के आपकी राय क्या है, आप राय दें। लेकिन 4 तस्वीरों में आप ये समझें, योगी का मास्टर प्लान है ये। कहा यह जा रहा है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए ये मास्टर स्ट्रोक है।
लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तंज कस दिया। उन्होंने ये कहा, महिलाओं को साक्षर बनाइए, जनसंख्या पर ब्रेक लग जाएगा, 2022 है, चुनावी टारगेट है। नीतीश कुमार लेकिन आखिरकार क्यों निशाना साध रहे हैं? नीतीश कुमार ने क्या तंज कसा है? योगी की जनसंख्या नीति पर किस तरह से नीतीश कुमार ने कहा, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी, प्रजनन दर कम होगी। ये नीतीश कुमार ने बोला है, 2040 तक प्रजनन दर कम हो जाएगी। नीतीश को सुनिए। बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7। हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर यह असर पड़ेगा। एक बड़ी खबर है, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई दुखद खबर है। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से 66 साल की उम्र में निधन हुआ। यशपाल शर्मा के निधन से क्रिकेट जगत में शोक है। 1983 की विश्व विजेता टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा, और यशपाल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद कमेंटेटर भी थे, और 2011 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम भी चुनने वाले यशपाल शर्मा ही थे। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के मेंबर थे। 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को चुनने में यशपाल की अहम भूमिका थी। उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। सीधे हम ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं। इस दुनिया से यशपाल का जाना भारतीय क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा शून्य है, कितना बड़ा झटका है, ऐश्वर्या? देखिए, साफ तौर पर एक बेहद दुखद खबर क्रिकेट जगत से। तमाम क्रिकेटर्स जिन्होंने उनके साथ लंबे वक्त तक टीम में रहे हैं, उनके साथ बहुत समय बिताया, उनका साफ तौर पर कहना है कि यशपाल शर्मा जिस तरीके के खिलाड़ी थे, जिस तरीके के व्यक्तित्व थे, एक बेहद एक बहुत भारी नुकसान क्रिकेट जगत को हुआ है। क्योंकि न केवल 1983 वर्ल्ड कप टीम की हम बात करें, उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी भारत को जीत दिलाने में, बल्कि बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में भी उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ ही दिन पहले जब हमने भी उनसे बात करी, 1983 की एक मूवी आने वाली है जिसमें उनका किरदार भी जतिन शर्मा निभा रहे हैं, उनसे जब इस साइडलाइन, एक बुक लॉन्च के साइडलाइन पर बात करी थी, तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो हमेशा क्रिकेट की कोई भी चीज को लेकर जिंदगी से जोड़ते थे, और यही एक कारण था कि बड़े लंबे तौर पर उनको याद किया गया। और जिस तरीके की क्रिकेट के अंदर उन्होंने भूमिका निभाई, वाकई में एक बड़ा नुकसान क्रिकेट जगत के लिए बिल्कुल है। क्योंकि लेजेंडरी क्रिकेटर के साथ यशपाल ने अपना क्रिकेट करियर देखा है और क्रिकेट करियर जिया था। वो लेजेंडरी क्रिकेटर जिनमें सुनील गावस्कर थे, जिनमें कपिल देव रहे हैं, जिनमें कृष्णामाचारी श्रीकांत रहे हैं, जिनमें रवि शास्त्री रहे हैं, जिसमें रॉजर बिन्नी थे, जिसमें मदन लाल जैसे बड़े बड़े नाम रहे हैं, उनके साथ में क्रिकेट करियर को जिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, यशपाल खुद ये कहते थे कि मेरे क्रिकेट करियर को बेहतरीन बनाने में अभिनेता दिलीप कुमार साहब की बड़ी भूमिका है। जब तक जिंदा रहूंगा, दिलीप कुमार मेरे जहन में, मेरी रूह में जिंदा रहेंगे। इस तरह की बातें भी यशपाल शर्मा कहा करते थे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ऐश्वर्या, आपका शुक्रिया।